के क्लास में हम लोग देखेंगे महाजनपद काल में बिहार। हमारा बिहार का रिवीजन चल रहा है और बिहार का रिवीजन में कौन सा डे है, तो डे 2 है। ठीक है, इससे पहले हम लोग वैदिक काल में बिहार को हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे महाजनपद काल में बिहार। सबसे पहले महाजनपद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। बुद्ध के जन्म के पूर्व लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में कितने महाजनपदों में बटा था, तो भारतवर्ष कुल 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। ठीक है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो इसकी जानकारी हमको, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, अंगुत्तर निकाय से मिलती है। जैन ग्रंथ की बात करेंगे तो भगवती सूत्र से मिलती है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में भी और मतलब भगवती सूत्र में भी जनपदों के बारे में आपको चर्चा दिया गया है। ठीक है, तो प्रश्न एक बनता है 16 महाजनपद में से बिहार में कितने महाजनपद थे, तो बिहार में आपको कुल 3 महाजनपद आपको बिहार में आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन महाजनपद बिहार में था, तो एक मगध था, एक अंग था, एक बज्जी था। सबसे शक्तिशाली कौन था, मगध ही था। और 16 महाजनपदों में भी सबसे शक्तिशाली मगध था। और ध्यान में रखेंगे बिहार में भी अगर बात करेंगे तो सबसे शक्तिशाली मगध ही था। ठीक है, अंग राज्य के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, अंग राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख आपको अथर्ववेद में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अंग राज्य के बारे में जानकारी की बात करें, महाभारत वगैरह अगर आप लोग देखते होंगे उसमें भी अंग राज्य कौन थे, अंगराज, अंगराज कर्ण। ठीक है, कर्ण जी को अंग का राज्य दिया गया था। ध्यान रखेंगे, तो महाभारत में भी इनके बारे में जानकारी है। ठीक है, वैसे अगर अंग राज्य के बारे में सर्वप्रथम जानकारी अथर्ववेद में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, भागलपुर के समीप, ठीक है, अंग राज्य जो था भागलपुर के समीप स्थित इस स्थान को ह्वेनसांग ने क्या कहा था, तो अंगराज को इसने क्या बोला, चेन्नप्पो, क्या बोला था, चेन्नप्पो कहता था। अंगराज में टोटल कितने राजा हुए, तो अंगराज में टोटल ध्यान रखें 25 राजा हुए, जिनमें पहला आर्य राजा की बात करें तितुची था। क्या नाम था, पहला आर्य राजा कौन था, तितुची। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अंग महाजनपद आधुनिक बिहार के भागलपुर मुंगेर के जिले शामिल थे। अंग महाजनपद में बात करेंगे आधुनिक बिहार के कौन कौन, तो भागलपुर और मुंगेर जिले शामिल थे। इसकी राजधानी कहाँ थी, अंग की राजधानी कहाँ थी, अंग की राजधानी चंपा। आपको अंग की राजधानी आपको देखने को मिलती है। अंग राज्य में टोटल 25 राजा हुए, जिसमें से पहला आर्यन राजा की बात करेंगे तो तितुची था। ठीक है, ह्वेनसांग ने अंग को क्या कहा है, तो चेन्नप्पो, क्या बोला है, चेन्नम्पो, चेन्नम्पो कह के मतलब इसकी कहिए। ठीक है, अंग राज्य के बारे में पहली जानकारी कहाँ से मिलती है, अथर्ववेद से मिलती है। बिहार में कितने जनपद थे, तो बिहार में 3 जनपद थे। ठीक है, ध्यान रखिए। अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र से किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, हालांकि आवाज नहीं आ रहा सर। हेलो, लाइट चली गई थी, वाईफाई का नेटवर्क लैप्स हो गया। ठीक है, इसलिए दिक्कतें हुई। स्क्रीन दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, नहीं, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हालांकि आपको महाजनपद के बारे में जानकारी अष्टाध्यायी की क्या था, अष्टाध्यायी ने क्या लिखी थी, सॉरी पाणिनि ने क्या लिखी थी, अष्टाध्यायी ना, वहां पर भी है। ठीक है, लेकिन वहां पे महाजनपद का नाम भी अलग है और महाजनपद की संख्या भी अधिक है। ठीक है, यहाँ पे 16 महाजनपद का नाम आपको ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। अब आते महाभारत में चर्चित कुंती पुत्र कर्ण यहाँ का अंतिम राजा था। ठीक है, ध्यान रखें, अंतिम आर्य राजा था। अगर पूछेगा महाभारत में जो कुंती पुत्र जो थे कर्ण थे, तो पांडव के ही सबसे बड़े भाई थे, लेकिन इनको त्याग दिया गया था माता कुंती के द्वारा। तो अंतिम आर्य राजा की बात करेंगे यही थे यहाँ पे। ठीक है, पहले आर्य राजा की बात ततुची से। ठीक है, महाभारत के युद्ध में के पश्चात अंग एवं मगध राज्य के बीच लगातार संघर्ष होता रहा। तब महाभारत के युद्ध के पश्चात मतलब बाद में अंग एवं मगध राज्य के बीच में लगातार संघर्ष होता रहा। इस दौरान इस राज्य के अंतिम 3 राजा हुए, जिसका नाम था दधिवाहन, दधवर्मन और ब्रह्मदत्त। ठीक है, दधिवाहन की पुत्री चंदना, काफी इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो अंग के राजा दधिवादन की पुत्री चंदना की बात करेंगे तो महावीर से प्रेरित होकर इन्होंने मतलब किया था, जैन धर्म को क्या किया था, स्वीकार कर लिया था। और जैन धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला की बात करेंगे तो दधिवाहन की पुत्री थी, जिसका नाम क्या था, चंदना था। क्या नाम था, चंदना था। चंदना। तो चंदना की बात करेंगे, जैन धर्म स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है,
जैनिस्ट। अगर बात करेंगे बौद्धिस्ट में कौन हो जाएगी, तो बुद्ध में कौन हो जाएगा, क्या बताएंगे, तो उसका प्रजापति। माता प्रजापति ठीक है, गौतमी। ध्यान, बिल्कुल प्रजापति गौतमी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चंदना का नाम ध्यान में रखिएगा, दधिवाहन की पुत्री थी। और दधिवाहन कौन थे, तो अंग के मतलब क्या थे, राजा थे। कौन थे, अंग के राजा थे, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, अब आते हैं मगध। मगध के राजा बिंबिसार ने अंग राज्य के अंतिम राजा ब्रह्मदत्त के समय इस राज्यों को मगध साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो मगध साम्राज्य में मिलाने का काम किसने किया था, तो बिंबिसार ने किया था। तो बिंबिसार ने अंग राज्य के अंतिम राजा ब्रह्मदत्त के समय में क्या किया था, मगध साम्राज्य को बिंबिसार में मिला लिया था। अंतिम राजा कौन हो जाएंगे, तो ब्रह्मदत्त। हालांकि बोलेगा अंतिम आर्य राजा कौन थे, अंतिम आर्य राजा की बात करेंगे तो अंतिम आर्य राजा कर्ण था। ठीक है, ये सामान्य राजा की बात हो, आर्य नहीं थे। ठीक है, और पुत्र अजात शत्रु को अंग का प्रांतपति नियुक्त किया। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बिंबिसार ने अंग को मतलब मगध में मिला लिया, और ध्यान में रखना है साथ में किसे मतलब वहां का प्रांतपति गवर्नर बना दिया, तो अपने पुत्र को, पुत्र का नाम क्या था, अजात शत्रु था। ठीक है, ये आपका अंग हो गया। अंग के बाद हम लोग पढ़ेंगे बज्जी संघ। देखिए, बुद्धकालीन 10 प्रमुख गणराज्यों में बज्जी संघ एक प्रतिष्ठित गणराज्य था। ठीक है, वर्तमान तिरहुत प्रमंडल में शामिल वैशाली मुजफ्फरपुर तक फैली गंगा नदी के उत्तर में स्थित लक्षियों का गणराज्य था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 10 प्रमुख गणराज्य थे बुद्ध के समय, उनमें बज्जी जो था सबसे प्रमुख था। वर्तमान क्षेत्र की बात करेंगे तो तिरहुत प्रमंडल वाला में वैशाली और मुजफ्फरपुर का क्षेत्र जो है वो सब बज्जी में आता था। ठीक है, और यहाँ की भाषा जो थी बज्जी का, अभी भी मतलब इन क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो बज्जी का भाषा बोली जाती है बज्जी क्षेत्रों में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लिच्छवियों का गणराज्य था जो कि 8 कुलों का संघ था। बज्जी संघ में कितने कुल थे, 8 कुल थे। कितने कुल थे, 8 कुल थे, जिनमें कौन था, विदेह भी शामिल था, ज्ञात्रिक भी शामिल था, लिच्छवी भी शामिल था, बज्जी भी शामिल थे। सब के सब जो थे डेमोक्रेटिक कल्चर को मानने वाले लोग थे। ठीक है, समझ रहे हैं ना। ये बज्जी संघ समझ रहे क्या है, मतलब समझिए विदेह एक अलग राज्य हो गया, ज्ञात्रिक एक अलग राज्य होगा, लिच्छवी एक अलग राज्य होगा, सभी आपस में मिला, इन्होंने मतलब एक संघ बना दिया, एक यूनियन बना दिया। ठीक है, मतलब राज्यों का संघ हो गया। बज्जी क्या होगा, बज्जी एक तरह का देश समझ लीजिए। ये छोटे छोटे राज्य से आपस में मिलकर क्या किया, तो इन्होंने एक संघ का निर्माण किया, और सब मतलब डेमोक्रेटिक कल्चर में बिलीव करते, तो मतलब किसी प्रकार के निर्णय लेनी पड़ती थी तो सारे संघों से आपस में किया जाता, विचार किया जाता था, सब में क्या था, डेमोक्रेसी थी। अब बद्री संघ की राजधानी की बात करेंगे, मतलब ये सारों, मतलब ये सब क्या है, एक स्टेट है। तो भाई स्टेट का तो अपना राजधानी होता है, भारत क्या, भारत राज्यों का संघ है, तो भारत का प्रत्येक राज्य का अपना राजधानी है, फिर भारत की भी राजधानी है। इस सारे संघों को मिलाकर, ठीक है, बज्जी संघ बना। अब बज्जी संघ की जो राजधानी जो थी उनका नाम क्या था, वैशाली। इसकी स्थापना राजा विशाल ने की थी। यह 3 भागों में बटा हुआ था। बज्जी संघ का लिच्छवी गणराज्य इतिहास में ज्ञात, ठीक है, प्रथम गणतंत्र था। तो बज्जी संघ में जो लिच्छवी था ना, ये लिच्छवी गणराज्य है, उसी का ज्ञात्रिक भी गणराज्य है, विदेह भी गणराज्य है। तो यहाँ पे लिच्छवी गणराज्य जो है, तो इतिहास में उल्लेख अगर बात करेंगे तो पहला क्या था, तो ध्यान रखिए, पहला डेमोक्रेसी था, पहला गणराज्य था, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बज्जी संघ के सबसे प्रबल सदस्य लिच्छवी राज्य था। ठीक है, लिच्छवी राज्य की बात करेंगे, सबसे शक्तिशाली सदस्य था, जिसके शासक की बात करें क्षत्रिय थे। भारत भी क्या है, राज्यों का संघ है, जो क्या सारे राज्य की कैपेबिलिटी एक जैसा है। मणिपुर का महाराष्ट्र का तुलना मणिपुर कैसे करेगा, तो बहुत सारे थे राज्य, लेकिन लिच्छवी जो था सबसे अधिक शक्तिशाली था। और इसके राजा कौन थे, जिसके राजा कौन थे, क्षत्रिय थे। ठीक है, कौटिल्य ने लिच्छवी राज्य का उल्लेख, ठीक है, राज शब्दों पजीवी संघ के रूप में किया है। ठीक है, तो कौटिल्य ने लिच्छवी राज्य का उल्लेख किसने किया है, राज शब्दों पजीवी संघ के रूप में किया है। इनमें सात्विक ज्ञात्रिक एक अन्य सदस्य था, जिसका प्रमुख कौन था, सिद्धार्थ था। इसी संघ में जो था, ये बज्जी संघ के अंतर्गत ही एक कुल था, एक राज्य था जिसका नाम था ज्ञात्रिक, और यहाँ का जो प्रमुख जो था सिद्धार्थ हुआ करता था। ज्ञात्रिकों के प्रमुख स्थान की बात करेंगे तो कुंडग्राम वैशाली में सिद्धार्थ के पुत्र महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, तो ज्ञात्रिक की बात करेंगे तो बज्जी संघ का ध्यान रखिएगा एक संघ था, और यहाँ के जो प्रमुख जो थे ध्यान रखेंगे ज्ञात्रिक थे। इनका जो प्रमुख स्थान था कुंडग्राम था। जिसे बोला ना हर राज्य की भी राजधानी होती थी, जाहिर सी बात है भाई, बज्जी संघ की राजधानी तो कहाँ थी, वैशाली तो थी, लेकिन जो इनके संघ जो थे, जैसे ज्ञात्रिक हो गए, लिच्छवी हो गए, इनका भी तो एक प्रमुख शहर रहा होगा ना राजधानी, उसे ज्ञात्रिकों की जो राजधानी कह लीजिए वैशाली हुआ करता था, सॉरी कुंडग्राम हुआ करता था वैशाली में।
और वहां पे मतलब क्या होता है, इनके पुत्र ज्ञात्री कुलिक में ही सिद्धार्थ के पुत्र महावीर स्वामी का क्या होता है, जन्म होता है। और कब होता है, तो 540 ईसा पूर्व में। अब महावीर की माता की बात करेंगे तो त्रिशला लिच्छवी राज्य के चेतक की बहन थी, ठीक है। अब यहाँ पे लिच्छवी की बात करेंगे, ये भी बज्जी संघ का हिस्सा था, ज्ञात्री भी बज्जी संघ का हिस्सा था, विदेह की बात की, ये भी बज्जी संघ का हिस्सा था, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। तो लिच्छवी राज्य की जो प्रमुख जो थे, चेतक साहब जो थे, उनकी मतलब क्या थी, बहन थी। तो त्रिशला जो थी लिच्छवी राज्य के प्रमुख चेतक की क्या थी, बहन थी, ठीक है। बद्री संघ का संविधान एवं प्रशासन संघात्मक कुलीन तंत्र की तरह ही था, ठीक है। संघात्मक समझ रहे हैं ना, संघात्मक क्या होता है, भारत को भी संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत आप रख सकते हो, क्योंकि भारत क्या है, राज्यों का संघ है, पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वहां पर भी क्या था, पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है। बद्री संघ था, लेकिन किसी भी निर्णय को लेने पहले विदय हो गया, ज्ञातिक हो गया, लिच्छवी हो गया, वज्जी, इस सबका मतलब निर्णय मिलकर लिया जाता था ना, ठीक है। बद्री संघ में सब निर्णय मिल के लेते थे, इसलिए क्या था, एक संघात्मक व्यवस्था यहाँ पे थी, साथ में कुलीन तंत्र था। कुलीन तंत्र दैट मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे शासन तो राजाओं का था, डेमोक्रेसी के अगर बात करेंगे ठीक था, लेकिन जनता के पार्टिसिपेशन नहीं था। अब बोलोगे सर ये समझ में नहीं आया, इसे देखेंगे यहाँ पे जनता डायरेक्ट शासक को नहीं चुनती थी। शासक कौन होता था, राजा होता था, राजा का बेटा ही होता था, लेकिन नेचर में डेमोक्रेसी होता था। राजा को चुनने में तो जनता का कोई योगदान नहीं था, लेकिन जब कोई निर्णय लेना पड़ता था तो सारे संघ आपस में मिल के लेते थे। ऐसा नहीं कि राजा, एक राजा जो सोच लिया वो अपने आप ले लिया, ठीक है, सारा राजा आपस में बैठते थे, उसके बाद जो निर्णय जो था डेमोक्रेटिक तरीके से निर्णय लिया जाता था, जनता के हित को भी ध्यान में रखा जाता, इसको बोलते हैं कुलीन तंत्र। अब ब्रिटेन में बोलोगे डेमोक्रेसी है भी, नहीं भी है, क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे राजा होते जिसमें जनता को चुनने की कोई भूमिका नहीं होती है। तो वहां पे क्या है, संवैधानिक राजतंत्र है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो है, भले लिखा हुआ नहीं है, लेकिन साथ में वहां पे क्या है, राजतंत्र। भूटान में क्या है, तो वहां पर भी संवैधानिक राजतंत्र है, तो उसी तरह का यहाँ पर भी चीजें थी। राजाओं की एक सभा होती थी, जिसको बोलते थे संस्था बोलते थे, ठीक है। अब कौन आते थे राजा की सभा में, तो वही सारे अलग अलग संघ के लोग जो थे सब बैठते थे, जैसे ज्ञात्री कुल के बैठ गया, लिच्छवी के राजा बैठ गए, विदेह के राजा बैठ गए, सभी आपस में बैठते थे। और संस्था में सभी राजाओं के अधिकार समान थे। मान लीजिए राजा कोई भी रहे, ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज। संघात्मक का सबसे बड़ा लक्षण क्या है, से जो भी हो, बड़ा हो छोटा, सबको अधिकार समान मिलना चाहिए। जैसे यूएसए की बात करेंगे, यूएसए क्या प्रॉपर संघात्मक माना जाता है। रीजन क्या है यूएसए को प्रॉपर संघात्मक मानने का, कोई राज्य कितना भी बड़ा रहे, कितना भी छोटा रहे, ठीक है, वहां से जो सीनेट जो चुने जाएंगे, सीनेटर जो होते दो ही होते हैं। न्यूयॉर्क राज्य बहुत बड़ा है, ठीक है, न्यू जर्सी छोटा सा राज्य, लेकिन सीनेटर न्यूयॉर्क से भी दो आएंगे और वहां से भी न्यू जर्सी फिर दो ही आएंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर संघात्मक का लक्षण हुआ। तो यहाँ पर भी संघात्मक कुलीन तंत्र था, इसलिए सारे राजाओं के अधिकार क्या समान थे। भल्लाही की बात करेंगे तो लिच्छवी बहुत बड़ा राज्य था, विदेह छोटा था, लेकिन मतलब लिच्छवी और विदेह के राजाओं के क्या होते हैं, अधिकार जो था समान था। लेकिन बुजुर्गों की इज्जत की जाती थी, लेकिन बुजुर्गों को अधिक सम्मान दिया जाता था। अब बज्जी संघ में ही ध्यान में रखेंगे, बज्जी संघ के अंतर्गत ही वैशाली की नगर वधु की प्रसिद्ध नर्तकी थी, जिसका नाम था आम्रपाली, काफी प्रसिद्ध थी, जिसका संबंध मगध नरेश बिंबिसार के साथ, कहते थे पिता और पुत्र दोनों के साथ आम्रपाली का संबंध था। बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों के साथ इसके क्या थे, संबंध थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो नगर वधु थी, ठीक है, ध्यान, नगर वधु समझते क्या होता है नगर वधु, नगर वधु मतलब नर्तकी प्रोस्टिट्यूशन रहती नहीं है था। ना। हाँ ठीक है, वो मतलब देवता को प्रसन्न करने के लिए नृत्य गान करती है, ठीक है। अब आते कुछ जनपद के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। इलाका की बात करेंगे तो वर्तमान में भागलपुर मुंगेर के वर्तमान भागलपुर एवं मुंगेर के वर्तमान प्रमंडल तथा झारखंड के साहिबगंज गोड्डा जिले में आता था चंपा। मगध की राजधानी राजगिरी, जिसको गिरिब्रज के नाम से भी जानते हैं, वर्तमान में पटना और गया के प्रमंडल वाले जिले हैं। बज्जी की बात करें, राजधानी वैशाली था। 8 कबीलाई गणराज्यों का संघ था, ठीक है, तो बज्जी 8 थे इसमें। बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित था। मल का राजधानी कहाँ था, कुशीनगर था, पवापुरी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपको पड़ता था। यह भी एक गणराज्य था, जिसमें आधुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर जिले आते थे। मल भी ध्यान रखिए, भी गणराज्य था। काशी की बारे में बताने की आवश्यकता नहीं, राजधानी वाराणसी हो जाएगा। वर्तमान में बनारस का इलाका, तो वही आपका क्या था, काशी था। कौशल की राजधानी की बात करें, श्रावस्ती था। वर्तमान में फैजाबाद, गोंडा, बहराइच का जिला था, ठीक है। और कौशल नरेश जो थे काफी अधिक पॉपुलर थे, क्योंकि बुद्ध भगवान के मित्र थे, जिनका नाम था परसेनजीत। क्या नाम था, कौशल नरेश का नाम क्या था, काफी अधिक पॉपुलर थे, परसेनजीत।
वत्स की राजधानी के बारे में कौशाम्बी था। कौन सा इलाका हो जाएगा? तो इलाहाबाद और मिर्जापुर आदि जिले में इसके अंतर्गत आते थे। चेदी की राजधानी की बात शक्तिमती, ठीक है, शक्तिमती की बात बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड की छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का जो इलाका जो है उसको बुंदेलखंड कहते हैं, ठीक है। कुरु, इंद्रप्रस्थ, आधुनिक दिल्ली आप समझ लीजिए। यमुना नदी के पश्चिम में पड़ने वाले इलाके हरियाणा और दिल्ली का, ठीक है। हरियाणा और दिल्ली का जो इलाका था मुख्यतः एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन के जो आसपास का जो क्षेत्र जो था वही आपका कुरु इंद्रप्रस्थ में था। पंचाल की बात अहिछत्र, ठीक है, पंचाली कहते थे ना किसको, किसको पंचाली कहा जाता था महाभारत में? भारत में द्रौपदी को। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यमुना नदी के पूर्व का इलाका था, ठीक है। सूर्यसेन की राजधानी, सूर्यसेन का राजधानी का ना मथुरा, आज का ब्रजमंडल क्षेत्र शामिल है मथुरा जिला। मत्स्य की बात करें विराट, ये राजस्थान में था, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अभी अभी तक हमने जितने भी देखे सबके सब उत्तर प्रदेश के आसपास का ही था या फिर बिहार ऊपर में हम लोगों ने देखा था। ये आपका जो था ध्यान में रखेंगे, ये जो थी आपकी विराटनगर जो थी मत्स्य की राजधानी राजस्थान का, अरवल, भरतपुर और जयपुर के इलाका इसमें शामिल था। अवंती की बात करें, इसका नाम उज्जैन या फिर महिष्मती भी कहते थे। आधुनिक मालवा का जो इलाका है राजस्थान मध्य प्रदेश का क्षेत्र जो था वो पड़ता था अवंती में, उज्जैनी में, ठीक है, मालवा का क्षेत्र। अस्मक की बात करेंगे तो पाटन या फिर कोटली था, ठीक है, ये दक्षिण भारत में था, ठीक है। कहां पे था? दक्षिण भारत में था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच में था, दक्षिण भारत में एकमात्र। कौन? अस्मक। गंधार और कम्बोज की बात करें दोनों वर्तमान में भारत से बाहर है, ठीक है। गंधार की बात करेंगे तो ध्यान रखें तहसीला पुष्कलावती, ठीक है, इसके अंतर्गत पाकिस्तान के पश्चिमी इलाके और पूर्वी अफगानिस्तान के इलाके क्या होते थे? आते थे, ठीक है। कम्बोज की बात करेंगे तो कम्बोज को आपको ध्यान में रखना है, राजपुर हाटक इसकी राजधानी थी। इसकी पहचान आधुनिक पाकिस्तान के हजारा जिले के तौर पे मतलब की गई है, ठीक है। तो कम्बोज की राजधानी कहाँ थी? राजपुर थी या फिर हाटक थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और पाकिस्तान के हजारा जिले के तौर पे इसकी पहचान की गई है, ठीक है। महत्वपूर्ण है ये सब, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को आपको मिल जाते हैं। चलिए अब जो है हम लोग थोड़ा सा इसको और भी पढ़ेंगे। प्राचीन वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 10 मिनट, 5 से 7 मिनट और लगेगा, फिर हमारा टॉपिक आज का एंड हो जाएगा, ठीक है। तो बिहार में स्थित प्राचीन गणराज्यों में बुद्धकालीन समय में लिच्छवी गणराज्य सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली था। तो बिहार में जो स्थित प्राचीन गणराज्य में बुद्धकालीन समय में सबसे बड़ा कौन था? लिच्छवी था। दुनिया का पहला गणराज्य वैशाली के लिच्छवियों के द्वारा मतलब क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। और इस गणराज्य की स्थापना सूर्यवंशी राजा इच्छाबुक के पुत्र विशाल ने की थी। और इन्हीं के नाम पर विशाल जो था आगे चल के मतलब किस नाम से पड़ा? विशाल के नाम से इस जगह का नाम वैशाली पड़ गया, ठीक है। लिच्छवियों ने महात्मा गांधी के निर्माण हेतु महावन में प्रसिद्ध, ठीक है, कातागारशाला का निर्माण करवाया था। तो लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निर्माण के हेतु महावन में, ठीक है, प्रसिद्ध कातागारशाला का निर्माण करवाया था, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। बद्री संघ का प्रधान की चेतक, बद्री संघ के प्रधान राजा चेतक की पुत्री का नाम क्या था? चेलना था। तो बद्री संघ के प्रधान राजा चेतक की पुत्री का नाम क्या था? चेलना था। और चेलना का विवाह किनके साथ हुआ था? बिंबिसार के साथ हुआ था। हालांकि बिंबिसार ने बहुत सारी शादी की थी, लेकिन 3 जो थे उनके प्रमुख शादी थे। एक था चेतक की पुत्री चेलना के साथ, परसेनजीत की बहन का नाम क्या था? महाकौशला के साथ, और मध्य निरेश क्या नाम था? मध्य निरेश पंजाब के क्या नाम था उसका? 3 विवाह की थी, एक उसमें चेलना भी शामिल थी जो कि मतलब बद्री संघ के प्रधान राजा चेतक की पुत्री थी। खेमा या छेमा, ठीक है। ईसा पूर्व 7वीं सदी में वैशाली के लिच्छवियों राजतंत्र से गणतंत्र में परिवर्तित हो गया, ठीक है। आगे चल के 7वीं सदी में वैशाली के लिच्छवियों का राज जो था राजतंत्र से किसमें परिवर्तन हो जाता है? गणतंत्र में परिवर्तित हो गया। वैशाली राजवंश का प्रथम शासक की बात करेंगे। वैशाली राजवंश का प्रथम शासक नमनेदिष्ट था। क्या नाम था इसका? नमनेदिष्ट था। तो वैशाली राज्य का प्रथम शासक नमनेदिष्ट था। जबकि अंतिम शासक की बात करेंगे, अंतिम राजा की बात करेंगे, सूती या प्रामाती, क्या नाम है? प्रामाती था। इस राजवंश में कुल कितने राजा हुए? तो वैशाली राजवंश में कुल 24 राजा हुए, ठीक है। पहला राजा का नाम क्या था? नमनेदिष्ट। क्या नाम था? नमनेदिष्ट। नमनेदिष्ट की बात करेंगे, इस राज्य का पहला राजा था। अब आते आम्रपाली। ये वैशाली लिच्छवी की राज नृतज्ञा एवं परम रूपवती एवं कला प्रवीण गणिका थी।
उस युग में राजनर्तकी का पद बड़ा गौरवपूर्ण में सम्मानित माना जाता था। संघ में प्रवेश के आग्रह के पश्चात आम्रपाली को महात्मा बुद्ध ने अपने संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश दिया। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध से मिलने के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब महात्मा बुद्ध इनको क्या करके संबोधित, आर्या अम्बा कहते थे, आर्या अम्बा कहकर मतलब इनको संबोधित किया, आर्या अम्बा। ठीक है, तो आम्रपाली का नाम क्या पड़ गया, आर्या अम्बा पड़ गया। आम्रपाली बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली दूसरी महिला थी। अगर पहली महिला की बात करेंगे तो बुद्ध भगवान की सौतेली माता फिर मौसी के नाम के लिए प्रजापति गौतमी। ठीक है, दूसरी महिला कौन थी, तो आम्रपाली की बात करेंगे तो दूसरी महिला थी, इसका आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते जीवक। जीवक के बारे में हम लोग था पढ़ लेते हैं। मगध नरेश बिंबिसार के प्रसिद्ध राजवैद्य जो था जीवक था। किसका राजवैद्य था, तो मगध नरेश बिंबिसार जो कि हरेक वंश का संस्थापक भी था। ठीक है, उसका मतलब प्रमुख राजवैद्य का नाम क्या था, जीवक था। किस धर्म का अनुनायी था जीवक, तो जीवक बुद्ध का अनुनायी था। बिंबिसार ने जीवक को तक्षशिला में शिक्षा हेतु भेजा था। तक्षशिला डेट टाइम अभी पाकिस्तान पड़ता है। ठीक है, तो वहां पे इनको शिक्षा के लिए भेजा गया था, जहां उसने आयुर्वेद का मतलब विशद अध्ययन किया। बाद में यही जीवक ने एक प्रख्यात चिकित्सक एवं राजवैद्य बना, राजगिरी के निकट। ठीक है, राजगिरी के निकट अपना प्रैक्टिस हाउस खोला, चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल कह लीजिए। कहां पे, अम्बवन में। कहां पे किना, राजगिरी के निकट अम्बवन में इन्होंने क्या खोला, अपना हॉस्पिटल खोला, जिसको चिकित्सालय कह लीजिए, जहां महात्मा बुद्ध को उसकी मुलाकात हुई। ठीक है, वहीं पे महात्मा बुद्ध से मुलाकात होने पे उसका अनुनायी बन गया। चिकित्सीय प्रवीणता के कारण बिंबिसार ने जीवक को अवंती के रोगग्रस्त राजा प्रोद्योत की चिकित्सा के लिए भेजा था। ठीक है, तो जीवक को, ठीक है, बिंबिसार ने दो जगह भेजा था, गौतम बुद्ध के, महात्मा बुद्ध की सेवा में भी भेजा था, और अवंती के राजा, ठीक है, अवंती के राजा, इसका नाम था प्रोद्योत, जब वो पांडु रोग से पीड़ित था। ठीक है, पांडु मतलब डेट टाइम पिलिया कहते थे, उससे पीड़ित था, तो जीवक को भेजा गया था। ठीक है, प्रोद्योत की सेवा में। ठीक है, अवंती के राज्य से बिंबिसार की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। शुरू में दोनों शत्रु थे, लेकिन बाद में दोनों अच्छे दोस्त बन जाते। राजा प्रोद्योत वो भी शक्तिशाली था। ठीक है, तो बाद में अवंती से जीवक की, अवंती से बिंबिसार की क्या होती है, अवंती राज्य से दोस्ती हो जाती है। ठीक है, तो जीवक को भेजा गया था दो लोगों के सेवा में, अवंती के राजा प्रोद्योत की सेवा में और महात्मा बुद्ध की सेवा में। ठीक है, शिक्षा कहां से प्राप्त की थी जीवक, तो जीवक ने तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त की थी। अपना हॉस्पिटल, अपना चिकित्सालय कहां पे खोला था, तो अम्बवन में खोला था, जो कि राजगिरी के निकट था। ठीक है, तो सबके सब प्रश्न क्या है, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। आम्रपाली का क्या कहकर गौतम बुद्ध ने संबोधित किया था, आर्य अम्बा कह के संबोधित किया था, ध्यान रखेंगे। और यह कितनी नंबर की महिला थी बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाला, दूसरी महिला थी बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाला, वो भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली की बात करेंगे प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, ध्यान में आपको ये रखना है, काफी अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाकी की क्लास की बात करेंगे, लाइन होने आने पर आएगी, क्योंकि लाइन कट चुकी है। हम लोग क्या करेंगे, बिहार का जो हमारा जो 55 क्वेश्चन के आसपास बचा हुआ है, ठीक है, पॉलिटी के, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लाइट आ जाता, मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा, आप लोग जरूर जुड़िएगा। ठीक है, क्लास होगी 100% होगी। ठीक है, कल की तरह नहीं होगी, कल तबियत ठीक नहीं लग रहा तो होगी, जरूर होगी, और थोड़ी ही देर में होगी। लाइट का वेट कर रहा है।